सरकार के तीन अंग: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका विधियों को बनाती है। एग्जाम्पल के लिए वक्फ कानून अभी बन रहा है या उस पर चर्चा हो रही है, तो यह वक्फ बोर्ड बनेगा तो इसको बनाने वाली संस्था विधायिका होगी और इस वक्फ कानून को लागू करने वाली संस्था को कार्यपालिका कहा जाएगा। और इस वक्फ बोर्ड में यदि कोई प्रॉब्लम है या लोगों को लगता है कि इसमें कुछ सुधार किया जाए, तो इस कानून में जो सुधार करने वाली संस्था है वह न्यायपालिका है। और न्यायपालिका का आज हम अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट को ही हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। तो समझ लेते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड। ये सरकार के तीन अंग: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या करेगी? विधियों को बनाएगी या कानूनों को, विधि या कानून बनाने वाली संस्था। और कार्यपालिका विधि या कानून को लागू करने वाली संस्था। और न्यायपालिका न्यायिक तंत्र की स्थापना करने वाली संस्था। या विधायिका कार्यपालिका कि विधायिका का कोई विधि गलत है या कार्यपालिका गलत तरीके से उस कानून को लागू करा रही है, तो इसमें जो विवाद उत्पन्न होगा इसका समाधान भी करेगी। और नागरिकों के जो समस्याएं हैं, मूल अधिकार से संबंधित मामले हैं या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो इन सारे डिस्प्यूट को जो रिजॉल्व करने वाली संस्था है वह न्यायपालिका है। और न्यायपालिका की जो व्यवस्था है भारत में, न्यायपालिका की जो व्यवस्था है भारत में वह एकीकृत है, जिसमें सर्वोच्च स्तर पर सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद कई राज्य न्यायालय, राज्य या उच्च न्यायालय। उसके बाद जिला न्यायालय, और उसके बाद कई अधीनस्थ न्यायालय जैसे फैमिली कोर्ट आदि है। और इन्हीं राज्य उच्च न्यायालयों के समानांतर या इनके जितनी शक्ति बनाने के साथ कई प्रकार के ट्रिब्यूनल्स मीन्स अधिकरण की स्थापना की गई है। तो आज के इस एपिसोड में हम सुप्रीम कोर्ट को समझेंगे। किसको? सुप्रीम कोर्ट को समझेंगे। और सबसे पहले समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान है उसे दिल्ली बताया गया है या दिल्ली में है। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। और इस जगह एक की पॉइंट यह है कि अगर हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई साहब चाहें तो वह कहीं पर इसकी ब्रांच ओपन कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन है कि इन्हें राष्ट्रपति मीन्स प्रेसिडेंट से पहले पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। यदि इसकी अनुमति राष्ट्रपति साहब कर सकते हैं तो वैकल्पिक स्तर पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसी अन्य शहर में हो सकती है, लेकिन यह जो व्यवस्था है वह वैकल्पिक है। मीन्स यह कोई समस्या है उसके समाधान के लिए है, ना कि रेगुलर नहीं है। ये वैकल्पिक व्यवस्था है कि सीजीआई साहब कहीं पर खंडपीठ के रूप में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन यह है किसी खास मुद्दे का समाधान करने के लिए होगा। अब दूसरा बात इसमें समझते हैं
कि सुप्रीम कोर्ट की संरचना कैसे होगी। संरचना मतलब इसमें कितने जज होंगे। तो जब 1950 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ तो उस समय 7 अन्य न्यायाधीश थे और एक सीजीआई साहब थे, तो कुल संख्या थी 8। लेकिन एट प्रेजेंट में जो संख्या है सुप्रीम कोर्ट में जजों की, अन्य जजों की संख्या 33 है प्लस एक सीजीआई साहब है। तो वर्तमान में संख्या कितनी है? 34। 34 सदस्यों को मिलाकर हमारे सुप्रीम कोर्ट के संरचना बनती है। अब हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जो 28 लोग हैं, इनकी योग्यता क्या होगी। मीन्स सुप्रीम कोर्ट का किसी को जज बनना है तो उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो समझते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता, अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहली क्वालिफिकेशन जो सदाबहार क्वालिफिकेशन है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या? उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। मीन्स जिस तरीके से मूल अधिकार में कुछ मूल अधिकार लोगों को मिले हैं, विदेशी लोगों को 15, 16, 19, 29 को छोड़कर सारे मूल अधिकार विदेशी लोगों को भी मिले हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? दूसरी क्वालिफिकेशन जो मेंशन है वह यह है कि कम से कम 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय मीन्स हाई कोर्ट में जज रहे हों। और जो तीसरी क्वालिफिकेशन है वह यह है कि कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत की प्रैक्टिस किया हो। और जो चौथी क्वालिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए वह यह है, राष्ट्रपति की नजर में प्रख्यात न्यायविद होना चाहिए। तो ये चार क्वालिफिकेशन जो हैं इसका वर्णन किया गया है कि वह भारत के नागरिक हो, या फिर 10 सालों तक किसी हाई कोर्ट में या कई हाई कोर्ट को मिलाकर वकालत की प्रैक्टिस किए हो, या फिर 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकालत किए हो, या फिर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई व्यक्ति है जो विधि की विशेष जानकारी रखता है तो राष्ट्रपति उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन अब यह राष्ट्रपति नहीं करते हैं, बल्कि अब कोलेजियम व्यवस्था के तहत होता है। कोलेजियम व्यवस्था देखती है कि क्या ये जो तीनों क्वालिफिकेशन हैं क्या किसी व्यक्ति से मैच कर रही हैं। जिससे मैच कर रही हैं कोलेजियम उसको सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश देती है। अभी कोलेजियम समझेंगे। और यहाँ पर एक बात समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को या जज बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु का मापदंड नहीं है। तो ये हो गई सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन। अब मसला है कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई साहब बनने के लिए या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए।
तो पहली क्वालिफिकेशन तो यही है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। और जो सीजीआई बनेगा, अब वर्तमान की व्यवस्था यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर जज होंगे उन्हीं को सीजीआई बनाया जाएगा। और अन्य जज बनने के लिए व्यवस्था है कोलेजियम की, कोलेजियम व्यवस्था है। और इस कोलेजियम में 5 सदस्य होते हैं। 4 सदस्य सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज होते हैं, 4 सीनियर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और एक सीजीआई साहब होते हैं। ये लोग जिसको अनुशंसा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए, ये सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और राष्ट्रपति उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट करते हैं या शपथ दिलाते हैं। तो सीजीआई तो वही होंगे जो सीनियर होंगे, और अन्य जजों की नियुक्ति के लिए 4 सदस्य, एक सीजीआई प्लस 4 सीनियर जजों का एक कोलेजियम बनेगा, और इस कोलेजियम के रिकमेंडेशन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति होगी। अब आगे समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जो सुप्रीम कोर्ट के सदस्य बने या जज बने, इनको शपथ कौन दिलाएगा। तो इनको शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति साहब करते हैं, या ये भी हो सकता है कि राष्ट्रपति किसी अन्य व्यक्ति को भी इस कार्य के लिए नियुक्त कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस शपथ में क्या होगा? इस शपथ में ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं शपथ लेंगे कि हम संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखेंगे, भारत की जो प्रभुता है और अखंडता की रक्षा करेंगे, फिर बिना पक्षपात के अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, और जो शपथ का एलिमेंट्स है वह यह है, संविधान और विधियों की मर्यादा को बनाए रखेंगे। इसकी शपथ राष्ट्रपति साहब दिलाते हैं किसको? जज साहब को। अब हम समझते हैं कि जो शपथ है उसके बाद इनके वेतन को समझ लेते हैं कि वेतन कितना मिलता है। तो वेतन जो सीजीआई साहब का है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है, वह है 2,80,000, और जो अन्य 33 सदस्य हैं, अन्य जो जज हैं, इनका वेतन 2,50,000 है। और इनका जो वेतन है यह भारत की संचित निधि पर भारित होता है। मीन्स संचित निधि पर भारित है, तो इसका मतलब यह हुआ कि संसद इनके वेतन में कटौती नहीं कर सकती है। अब हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अगर जजों को या सीजीआई साहब को उनको पद से मुक्त करना है या पद से हटाना है, तो इसके लिए क्या व्यवस्था है। तो संविधान के अनुच्छेद 124(4) में प्रोविजन किया गया है महाभियोग जैसी प्रक्रिया का। तो उस महाभियोग प्रक्रिया में यह है कि मान लीजिए कोई जज साहब है, वो कदाचार करते हैं या उनमें अक्षमता आ गई है, और यहाँ अक्षमता का मतलब शारीरिक अक्षमता से है। कदाचार का मतलब क्या हुआ कि उन्हें शपथ दिलाई गई या उन्होंने शपथ ग्रहण किया कि संविधान के प्रति श्रद्धा रखेंगे, निष्ठा रखेंगे, या वो संविधान के प्रति श्रद्धा निष्ठा रख ही नहीं रहे हैं, संविधान से बियॉन्ड काम कर रहे हैं। उन्होंने शपथ लिया कि हम भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे, वो भारत की एकता अखंडता के विरुद्ध में कार्य कर रहे हैं। या उन्होंने शपथ लिया कि वो बिना किसी पक्षपात के व्यवहार करेंगे, वो किसी को फेवर कर रहे हैं, किसी राजनीतिक पार्टी को फेवर कर रहे हैं। संविधान और विधियों की जो मर्यादा है, जो विधि के शासन स्थापित करने का सर्वोच्च स्तर पर काम दिया गया है, उस विधि और मर्यादा को बचा नहीं पा रहे हैं। तो इस आधार पर उनका कदाचार हो गया, या फिर कहीं पर वित्तीय अनियमितता कर रहे हैं या पैसे से रिलेटेड कोई करप्शन कर रहे हैं, तो इस आधार पर उन्हें कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। अक्षमता आ गई मतलब शारीरिक अक्षमता आ गई, चल नहीं पा रहे हैं, पैरालिसिस हो गया या मेंटली डिस्टर्ब हो गए, तो अब वो जज नहीं बनने लायक हैं। तो इन दोनों आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की व्यवस्था है। लेकिन
प्रश्न यह है कि इनको हटाने की प्रक्रिया क्या होगी। अनुच्छेद 124 4 में तो कह दिया गया कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया से विशेष बहुमत से नहीं हटाया जाएगा, तो इसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। व्यवस्था बनाई गई है न्यायाधीश जांच अधिनियम, न्यायाधीश जांच अधिनियम। और ये जो न्यायाधीश जांच अधिनियम है, इसमें व्यवस्था है कि एक प्रस्ताव के माध्यम से प्रक्रिया स्टार्ट होगी और यह प्रस्ताव यदि लोकसभा में आता है, यदि लोकसभा में आता है तो लोकसभा के 100 सदस्यों द्वारा इस पर हस्ताक्षर, 100 सदस्यों का इस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। यदि यह प्रस्ताव राज्यसभा में आता है, राज्यसभा में, तो इस पर राज्यसभा के 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए या उनके द्वारा इसका अनुमोदन होना चाहिए। उसके बाद यह जाएगा पीठासीन अधिकारी के पास। यदि यह प्रस्ताव लोकसभा से स्टार्ट हुआ तो लोकसभा के पीठासीन अधिकारी स्पीकर महोदय हैं। अब स्पीकर महोदय के पास यह प्रस्ताव जाएगा और स्पीकर साहब के पास यहाँ पर दो विकल्प हैं। वो इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं, स्वीकार भी कर सकते हैं और इसे समाप्त भी कर सकते हैं। यदि उन्होंने इस प्रस्ताव को समाप्त कर दिया तो प्रस्ताव खत्म। यदि स्पीकर साहब ने इस प्रस्ताव की मंजूरी दे दी तो क्या होगा? मंजूरी अगर दे दी गई तो एक जांच समिति की स्थापना होगी। किसकी? जांच समिति की। इस समिति में होंगे 3 सदस्य, उसमें एक होंगे सीजेआई साहब, एक होंगे सुप्रीम कोर्ट के अन्य सीनियर जज, और जो तीसरा सदस्य होगा वह प्रख्यात न्यायविद होगा। अब यह समिति आरोपों की जांच करेगी और आरोपों की जांच में यह पाती है कि जो आरोप लगाया गया है किसी जज के ऊपर यह सही है, तो आगे की प्रक्रिया यह होगी कि इसे दोनों सदनों के द्वारा मीन्स लोकसभा और राज्यसभा से इसे विशेष बहुमत से पारित करना होगा, विशेष बहुमत से पारित करना होगा। अब समझते हैं विशेष बहुमत क्या होता है। विशेष बहुमत का मतलब है कि इसमें 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन यह है कि कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक, 50% से अधिक मीन्स 50% प्लस 1 सदस्य संख्या द्वारा इसका जो प्रस्ताव है पारित किया जाए। और दूसरी कंडीशन विशेष बहुमत की यह है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत या 2/3 के द्वारा पारित किया जाए। और यह सेम प्रक्रिया दोनों सदनों में होगी, लोकसभा में भी राज्यसभा में। अब जब लोकसभा और राज्यसभा में यह प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित हो गया तो इसके बाद क्या होगा कि यह राष्ट्रपति साहब के पास जाएगा और राष्ट्रपति साहब एक आदेश पारित करेंगे। उस आदेश के पारित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को उनके पद से रिमूव कर दिया जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया नहीं गया है। आरोप कई बार लगे हैं। अभी रिसेंट में चीफ जस्टिस जब दीपक मिश्रा जी थे तब उनके ऊपर आरोप लगे थे, हालांकि यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई
और यह प्रस्ताव समाप्त हो गया। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम सुप्रीम कोर्ट के अन्य सभी प्रावधानों को समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।